falling with a velocity of 3 meters per second, 3 root 2 at an angle of let's say 45 degrees. मैंने उल्टा बना दिया actually. Rain is falling like this at an angle of 45 degrees, the velocity of 3 root 2 meters. So find the velocity of rain as seen by तो ये कोई आंसर थोड़ी ना हुआ शौनक, आंसर जो है वो आई कैप जे कैप में आएगा ना, मेरे को तो डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। शिवेन आंसर में जो है वो भी तो चाहिए ना, मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, सिर्फ डायरेक्शन नहीं चाहिए। सर्कुलर मोशन कहाँ से आ गया भाई? Velocity of the man is equal to ये इसका सही आंसर लग रहा है, is equal to 5 cosine 57 I cap plus 5 sine 37 j cap. ये आया, ये सबने लिखा। I hope everybody wrote this. Since the man is climbing the inclined plane, therefore the velocity of the man will be this. And what is the velocity of the rain? Velocity of the rain is equal to plus 3 root 2. थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। cos 45 degrees minus 3 root 2 sin 45 degrees j cap, यहाँ पे I cap. So this will be equal to 3 I cap minus 3 j cap. So the velocity of the rain
as seen by the man is equal to the velocity of the rain minus velocity of the man, and that is equal to 3 I cap minus 3 J cap minus velocity of the man. Cosine 37 is 4/5, ये हो जाएगा 4 I cap plus sin 37 is 3/5, तो ये हो जाएगा 3 J cap. वेक्टर के थ्रू ही तो मैं कर रहा हूँ, ये I cap J cap और क्या है भाई. So this will be equal to how much? 3 I cap minus 4 I cap minus I cap minus 3 J cap minus 3 J cap minus 6 J cap. Right, so the person will see rain falling at a velocity of minus I cap minus 6 J cap meters per second. इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, इसका आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, राइट, व्हाटएवर यू वांट टू डू. ये आया सबको समझ में जो गलत कर रहे थे, those people who were doing it wrong, are you understanding now? ऐसी कोई चीज जो इसमें नहीं समझ में आई हो, ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो. हाँ, एक मिनट. हाँ भाई शामिल. सर जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल रहता था अल्फा, उसको हम लोग एक्सेस पकड़ के करते थे, तो इसमें हम लोग वैसा नहीं कर सकते क्या? क्यों ऐसे करना चाहते हैं? जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल में चीजों को सिंपलीफाई करने के लिए और सिंपल करने के लिए हम लोग एंगल अल्फा से अपने एक्सेस को टिल्ट कर लेते थे, तो व्हाई नॉट इन दिस? क्या क्या बोलेगा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली बोलेगा, या तो बोलेगा नहीं आई एम टेकिंग द एक्सेस टू बी टेढ़ा एंड रेन इज फॉलिंग टेढ़ा, क्या क्या बोलेगा? वर्टिकली ज्यादा बेटर है. जब हम रेन वेन की बात कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बेटर है ना. हाँ, मतलब मैं आपको बोलूं कि नहीं नॉर्थ साउथ की बात करना है, मेरे को आपको डायरेक्शंस देनी है, तो मैं बोलूं नहीं मैं अपनी एक्सिस टेढ़ी कर दे रहा हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना. ठीक है. सो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा टू अंडरस्टैंड जो शौनक का डाउट था कि दैट in some cases the tilting of the axis may make your problem easy, and in some cases it may make it difficult. Okay, now if I tilt my axis here, जैसा शौनक ने बोला that why don't we tilt the axis? So if I tilt my axis here, and if I were to take the axis parallel and perpendicular to the inclined plane, यहाँ पे भी वही axis लेनी पड़ेगी, और अगर हम यहाँ पे भी वही एक्सिस लेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इस एंगल विल बी हाउ मच? ये तो वर्टिकल से 45 था, अब ये टेढ़े एंगल से कितना हो जाएगा? दिस विल बी 8 degrees. Right. So first problem that I'm going to face if I take that if I take the tilted axis is that I'm going to be dealing with angles 8 degrees instead of 37 and 45 degrees. Second problem is that when we are talking about the rain, okay, when we are talking about a natural phenomena, तो
मेरे को मालूम है कि अगर आपने कभी गूगल मैप्स खोला हो और उसमें कोई अननोन डेस्टिनेशन डाला हो, यू नो, यू टच समवेयर ऑन द मैप एंड गूगल मैप डज नॉट नो व्हाट द नेम ऑफ दैट प्लेस इज, तो वो क्या करता है कि वो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स देता है. इफ एवर यू हैव नोटिस्ड, it tells you the latitude and the longitude of that place that you are asking for the location of. If the Google Map database does not have the name of the place which you have pointed to, it will give you the latitude and the longitude of that place. Now, latitude and longitude is something that was uh, something that was uh, accepted by everyone as the standard. नॉर्थ पोल कहाँ है, ऊपर है. साउथ पोल कहाँ है, नीचे. In reality, अगर I don't know whether you know this or not, but in reality the magnetic south pole is ऊपर and the magnetic north pole is नीचे. But nobody talks like that. So we have accepted the fact that north is ऊपर and west is opposite to the direction from where the sun comes up. East is from where the sun comes up. So these are things which are accepted. Right? Now you cannot change that. So wherever natural phenomena is concerned, जैसे हम बारिश की बात कर रहे हैं, बारिश, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन इसमें देना चाहूँ तो मैं दूंगा कि at what angle should this person hold an umbrella so that the person does not get wet. Now if we start working in different coordinate axes, then there will be a small problem, and that will be that जो आप एंगल बताओगे टेढ़ी एक्सिस के रिस्पेक्ट में और जो मैं एंगल बताऊंगा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो उल्टा सीधा हो जाएगा. हाँ, मतलब तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए जो नेचुरल फिनोमेना है, गाड़ी सड़क पे चल रही है और हमें नॉर्थ साउथ बताया गया है, तो वी विल यू नो स्टिक विद दैट नॉर्थ साउथ. बारिश की बात हो रही है तो हमें मालूम है वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है. बारिश, there is a possibility that the rain may fall vertically, or there is a possibility that the person may see the rain falling vertically. In fact, the next question that I was going to give was, with what velocity should this man walk so that he sees the rain falling vertically? With what velocity should the man walk so that he sees the rain falling vertically? अगर हम टेढ़ी एक्सिस ले लेंगे, then all these things will not make sense, right? It's a good question by Shaunak, and the answer is that we must take the टेढ़ा axis only when we are not dealing with natural phenomena, kinematics. जो हम न्यूटन्स लॉज पढ़ रहे हैं उसमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो एक्सिस हमें लेनी है that is dependent on other factors. उसमें जो एक्सिस हमें लेनी है वो हम लिटरली इसलिए एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें वेक्टर एडिशन करना है, और वेक्टर एडिशन सबसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड जो है वो ये है कि that you have the axis such that Shivan बिल्कुल सही, you have the axis such that the maximum number of forces lie on your axis, ताकि आपको कंपोनेंट कम निकालना पड़े. ठीक है ना? तो अपन नहीं बच्चा 3 मीटर पर सेकेंड थोड़ी ना होएगा आंसर. 3 मीटर नहीं होएगा, 15 by something होगा. So 15 by 4 नहीं, हाँ 15 by 4 नहीं, कितना बताया भाई, याद नहीं. 15 by 4 समझ रहा है ना शौनक? तो जब हम फोर्सेस की बात करेंगे तब हम कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट अगर हम नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहे हैं तो then it is advisable to stick to normal
डायरेक्शन कन्वेंशंस, ठीक है ना. Okay, so we are not going to take this yellow axis. So find the velocity of the man if the rain appears to fall vertically, so that the rain will appear to fall vertically. All you have to do is assume that the velocity will be v. Let me just do it in a different color. हाँ बहुत ही आसान है. V velocity मान लेंगे. उस केस में velocity of man will simply be equal to v cosine 37, that is 3v by 5 I cap plus 4v by 5 j cap. और इसको आप बिल्कुल यहाँ पे velocity of rain with respect to man आप निकालोगे फिर से. तो जब आप velocity of rain with respect to man निकालोगे तो आपके पास आने वाला है 3 minus 3v by 5 I cap or plus something j cap, right? I'm not really bothered कि क्या है something इस bracket में क्या है, I don't know. लेकिन ये जो चीज है ये, if the rain appears to fall vertically, then that means that the I cap component must be 4v by 5 I cap है क्या? Oh, sorry. उल्टा लिख दिया. इसी को सिली मिस्टेक बोला जाता है. यही चीज आप एग्जाम में करोगे ना तो आपको लगेगा बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. फिर जब एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे तो अरे यार. So this is 4v by 5 and you want this quantity to be 0 if the rain appears to fall vertically, and you want, if this quantity is 0 then v ka value is 15 by 4 meters per second. ठीक है ना. हाँ एक मिनट. हाँ वेदांत बोलो. सर गलती से हुआ था. Okay. So there is another way of doing this problem, and the other way of doing this problem is to say that if this is the velocity of the man and if this is the velocity of the rain, then the velocity of the rain as seen by the man must be the vector sum of velocity of rain plus minus velocity of man. So basically you draw a vector identical to the velocity of the rain and you draw a vector which is the same in magnitude as the velocity of the man but opposite to it, and then you use the parallelogram law of addition to arrive at the velocity of the rain with respect to man. So this is velocity of rain and this is minus velocity of man. So we are adding these two vectors to get this vector, which is the velocity of the rain with respect to the man. Right now, obviously, you will. I hope that all of you will realize that that इस केस में ये जो algebraic method है, that is far more superior because you are adding two vectors at weird angles 37-45 degrees. इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. बट अगर एंगल्स अच्छे दिए हुए हैं then this method is okay. ठीक है भाई. आया रेन मैन वापस से रिवाइज हुआ.
और बताओ क्या चाहिए, और क्वेश्चन चाहिए रेन मैन पे या कोई और टॉपिक चाहिए, जैसा बोलो। सर्कुलर मोशन वो बोल रहा हूँ, सर्कुलर मोशन। मेरे को याद नहीं है कि सीबीएसई में क्या है सर्कुलर मोशन में। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज circular motion is actually very easy. The thing is that थोड़ा सा अच्छा एंगुलर वेलोसिटी भी है क्या? ठीक है, मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। दिस इज अ गुड way to initialize circular motion, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन तो मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी एंड यू विल आल्सो अंडरस्टैंड better. Okay, so this is the problem that we have. Okay. If there is something which is rotating, let's say that we have this disk which is rotating in the anti-clockwise direction. ये जो डॉट मैंने बनाया है, this is the center of the disk as well as the axis of rotation. आप लोग थोड़े यंग हो, लेकिन बहुत साल पहले क्या होता था कि ये एलपी रिकॉर्ड्स आते थे। एलपी रिकॉर्ड्स में क्या होता था कि एक बड़ा सा, वेदांत क्या कर रहा है ये, एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिस्क होता था, ग्रामोफोन वाला। हाँ, एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिस्क। इट वाज अ वेरी क्लेवर मैकेनिज्म एक्चुअली। वेदांत, मैं तेरे को फिर अभी निकाल दूंगा क्लास। क्या कर, व्हाट आर यू डूइंग, क्या करना चाहता है? सो द डिस्क वाज मेड अप ऑफ प्लास्टिक and the disc had on it some grooves, and you put it on a turntable which was motorized, and it used to rotate the disc. And from the other side you used to put an arm. There was an arm which had a very small needle on it. So you put this on the rotating disc, and since the disc had grooves on it which consisted of literally peaks and valleys, तो जब ये डिस्क रोटेट करता था तो वो नीडल उन पीक्स और वैलीज के ऊपर से जाती थी और नीडल वाइब्रेट करती थी। और ये जो वाइब्रेशन था, दैट वाज दिस वाइब्रेशन was exactly equal to the frequency of sound that the gramophone wanted to produce. ठीक है ना? एक मिनट होल्ड, एक मिनट। Yeah, sorry. So the needle used to vibrate because it was traveling on those, because it was forced to travel on those peaks and valleys inside the groove of the rotating plastic record. And this frequency was exactly the same as the frequency of sound that you wanted to produce. Needle अगर वैसे vibrate कर रही है, तो there was a small mechanism which used to catch this vibration, which used to register this vibration and amplify it and put it through the speaker, and that's how you got the sound. Most interesting part, of course, is if you can guess how the record was made in the first place. That is very interesting topic.
Anyway, we have this disk which is rotating, and the problem is that we want to, uh, just like all of kinematics that we have studied, we want to talk about the position and the velocity and the acceleration of various particles that make up this disk. So let's say that I'm talking about particle A, I'm talking about particle B, I'm talking about particle C, and I'm talking about particle D, right? So these are out of the infinitely many particles that make up this disk. We have these four particular particles that we are looking at, and we want to apply the kinematics that we have learned on this set of four particles. Now, if you start doing that, there will be a problem, and the problem will be that after some time, these, of course, there is motion going on. So after some time, these particles would have moved, and the thing is that the distance moved by the blue particle and the distance moved by the green particle and the yellow particle and the red particle will all be different. Although they are part of the same disk, it turns out that the distances covered by different particles on the disk is different. So if we start applying our laws of kinematics on these particles, then we are going to end up with a huge mess. Okay, so what we want to do is we want to get rid of, or we want another way of expressing displacement and velocity and acceleration, so that I can handle the motion of all these particles, right? Remember, at the end of the day, they are all part of the same disk. So what I do is that I say that, look, okay, the displacement of these particles and the distance traveled by these particles, these are all different. And since this has happened in the same time, this of course means that the velocity of the particles are different. The speed of the particles is different, right? So everything is different. However, if you look carefully, then the placed by all particles is the same. The angle through which these particles have been displaced is the same. So instead of talking about the individual displacements of the individual particles, I will simply define something called angular displacement, which is equal to this theta, which is the angle through which the disk has been displaced. तो अब इसमें फायदा क्या है कि मेरे को एक वेरिएबल, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक वेरिएबल से मेरे को सारी चीजें डिस्क्राइब करने की फ्रेमवर्क मेरे को मिल जा रहा है. For example, if I tell you that the disk has displaced by 90 degrees, right, then everybody can visualize what has happened. You can take a disk and you can replicate that motion, कि ये 90 degree से ये displace हो गया. Everybody can take a disk and replicate this motion. So we have agreement on description of motion of the disk. Okay. हाँ, अब टाइम मैटर नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये चाहे रेड पार्टिकल हो, चाहे येलो हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, मैं तो ये बोलूंगा दैट द डिस्प्लेसमेंट हैज बीन 90 डिग्रीज, राइट. द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज बीन 90 डिग्रीज. so you can figure out कि ये पार्टिकल्स कहाँ हैं आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट. उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी. एक एम्बिग्यूटी आएगी वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली. अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये पार्टिकल्स कहीं और पहुंचेंगे 90 डिग्री पे, अगर ये दूसरी तरफ जा रहा है तो ये कहीं और पहुंचेंगे. एंड देयरफॉर दैट गिव्स राइज टू द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया. और
जो डायरेक्शन होता है ये एंगुलर वेरिएबल्स का, सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर displacement, I'll just put a star here because इसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा और कुछ डिफरेंट बताऊंगा, बट अभी के लिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी which I have not defined up till now, but it is not very difficult because you have angular displacement already. So angular displacement divided by time must be angular velocity. मैं आता हूँ वापस उस पे आता हूँ. So the direction of angular displacement and angular velocity is given by the right hand thumb rule. Now this is very weird. It is weird because we don't tend to think about direction in this way. तो जैसे ये डिस्क जो आपके सामने स्क्रीन पे है, अगर इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो instead of saying that the angular displacement was anti-clockwise 90 degrees, what I can do is that I can take my right hand, okay, all of you should take your right hand and you should curl the fingers of your right hand along the rotation. Okay, and when you curl the fingers of the right hand along the rotation, the direction of the thumb will give you the direction of angular displacement. Right? अब मैं इस डिस्क के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिस्क्राइब करूं? In the vector form, I can say that it is 90 degrees k cap. That means it is 90 degrees and its direction is actually out of the plane of your screen. Very weird because उसमें कोई भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, डिस्क नहीं मूव कर रहा है, लेकिन ये जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं इनका डायरेक्शन जो होता है बहुत ही वियर्ड होता है, and you have to get used to it, of course. So you take the fingers of your right hand and you curl it along the rotation of the disc, and the direction of the thumb gives you the direction of the angular displacement, and of course it gives you the direction of the angular velocity. So angular velocity, just like normal velocity, is defined as, the symbol we use is omega. It is defined as d theta by dt, right? हमने velocity को कैसे define किया था? It was dr by dt, where r was the position vector. In fact, dr was the displacement vector. In this case, d theta is the angular displacement vector, and you divide it by dt, that is the time taken for this displacement to take place, and that's it. That you get the angular velocity. So the direction of angular velocity is the same as the direction of angular displacement, just like it was before. So you will find that the relationship between variables and linear variables is 1 to 1. मतलब कि जो वेरिएबल्स जो रिलेशनशिप्स लीनियर वेरिएबल्स फॉलो करते हैं वही रिलेशनशिप्स आपस में एंगुलर वेरिएबल्स भी फॉलो करते हैं. अगर लीनियर डोमेन में वेलोसिटी वाज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर डोमेन में एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो हर वर्ड के आगे एंगुलर लग जाएगा एक्सेप्ट टाइम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है ना? लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो थोड़ा सा वियर्ड होता है. ठीक है. अब शिवेन भाई मैं डेफिनेशंस में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जो डेफिनेशन की बात है ना वो आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो. इसमें जो डेफिनेशन दिया होगा दैट इज अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू राइट इन द पेपर, राइट? मैं कुछ बता दूं फिर आप उसके बाद से आप कुछ और फिर लिख दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी.
Okay, so this is angular displacement, angular velocity, and just like linear acceleration, there is angular acceleration, and its definition is also the same as linear acceleration. Angular acceleration alpha is equal to d omega by dt. But since this is not in your syllabus, I'm not going to touch angular acceleration at the moment. Just remember that the units of angular displacement are radians, and therefore the velocity, angular velocity, will have a unit of radians per second. आया ये समझ में, दिस अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आ रहा है. So there is a linear domain of or linear description of motion, and there is a angular description of motion. अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, होना नहीं चाहिए. लीनियर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन हम तब यूज करेंगे या हमारे लिए यूजफुल होएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है, और एंगुलर डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली तब हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होएगा, ज़्यादा इफेक्टिव होएगा जब हम ऐसे पार्टिकल से डील कर रहे हैं which is going around in circles. Okay? Can I use linear variables to describe a particle executing angular motion? Of course I can, no problems. But I have to be very careful because things will get complicated when I do that. And that is what is going to actually happen अभी further. तो लीनियरली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा. अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँगा. अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूँगा. और यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर वेरिएबल्स होंगे. In fact, when we start to study this, we'll be studying the topic of rotational dynamics, right? That will come later on. So if we know that velocity is equal to ds by dt, then it is assured that omega is equal to d theta by dt. If we know that acceleration is equal to 0, right? If acceleration is equal to 0, then we have speed is equal to distance upon time, right? तो फिर यहाँ पे भी exactly वही चीज आएगी, that if alpha is equal to 0, then angular velocity is equal to angular displacement upon time. और ये सारे जो लीनियर वेरिएबल वाले लीनियर वेरिएबल्स हैं और जो सारे एंगुलर वेरिएबल्स हैं, ये दोनों आपस में interconnected, right? And what is the connection? Connection actually you can see from the diagram. So I will define the angle theta is equal to arc upon radius. Okay? This is the definition of angle, right? Radians की बात हो रही है. तो arc length तो ये हुआ. Arc length is the distance traveled by the blue particle or the green particle or the yellow particle or the red particle. But if I'm taking the radius of the circle to be capital R, then I'm only talking about the blue particle for the moment. And if angle is equal to arc upon radius, this means that theta is equal to x by r, where x is the distance traveled by the particle, and therefore x is equal to theta r theta. Right? So the relationship between x and
S, sorry, S and theta is that theta is equal to RS. Okay? अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए. क्या ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए? Immediately when I write this expression, you should raise an objection. The moment I write theta is equal to R into displacement, you should raise an objection. What is that objection? Look at the diagram. Theta is equal to displacement upon radius. क्या ऑब्जेक्शन आना चाहिए आपकी तरफ से? Angle is equal to displacement upon radius. क्या क्या ऑब्जेक्शन आना चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ ब्लू पार्टिकल की बात कर रहा हूँ. मैं सिर्फ ब्लू पार्टिकल की बात कर रहा हूँ. हाँ, गुड, यस आर्यन, आपने सही पकड़ा है. So the displacement vector will be this, right? Displacement vector will be this, yes. So angle is not equal to displacement upon radius, angle is equal to distance upon radius. Unless what happens? Unless what happens? Unless what happens? Very good, Shivan. Excellent. बहुत बढ़िया. Good. Good, good, Vedant. Yes, yes, खुशी बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. Great. Yes. अब I think इसका मतलब मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया है, आपने कुछ सीखा. Very good, guys. Yes. So this would be true. So that we'll rub this out. So I will write. I should write. D theta is equal to R ds. And therefore, what is the relationship between velocity? V is equal to, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया शायद. क्या होएगा यहाँ पे? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर थीटा. एक मिनट होल्ड.
हाँ भाई, सॉरी सॉरी, फोन आ गया था मेरा। हाँ, तो जो भी लीनियर रिलेशनशिप के वेरिएबल होते हैं और एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन होता है, एंड दैट इज इक्वल टू एस डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, and therefore if I differentiate this with respect to time, I'll get v is equal to r omega, and if I differentiate this again with respect to time, I get a is equal to r. Although I have written, if we go back, then if this distance is r1 and if this distance is r2 and if this distance is r3, then the velocity of the green wala particle, then the velocity of the green wala particle will be equal to r1 omega. Velocity of the yellow wala particle will be r2 omega, and velocity of the red wala particle will be r3 omega, and so on and so on, right? So if I know the distance from the axis of rotation, then I can find the linear velocity if I know the angular velocity. And if I know the linear velocity, I can find the angular velocity. इतना आया सबको समझ में? So the thing that also you must realize is that if an object is undergoing circular motion like this, then when the particle is here, velocity must be v, like so. And when the particle is here, its velocity must be v, like this. Let's say that this is angle theta. Theta is very, very small. And this is, of course, the radius. This is the radius. And if theta is very, very small, then this is the displacement of the particle. So we know that acceleration of the particle is given by final velocity vector minus initial velocity vector upon time. इस केस में फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये है और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ये आएगा. अब ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया यहाँ पे, दिस ट्रायंगल and this triangle, they are similar, right? Of course they must be similar because v is tangential to the v is tangential to the circle, right, to the path of the particle. So applying the condition of similarity, I get delta v by v is equal to x by r. But x I can always write as v delta t. Right? And this tells me that delta v by delta t, which is the acceleration of the particle, will be v square by r. Right? This technique we have already seen before once in kinematics. So this means, look at the direction of the yellow. Look at the direction of the red vector that I have drawn. Delta v जो मैंने draw किया है, यही acceleration का direction, right? So it turns out that the acceleration of the particle must always be towards the center. So if the particle is here, then the acceleration is like this. If the particle is here, then the acceleration is like this. If the particle is here, then the acceleration is like this. So irrespective of the position of the particle, the acceleration is towards the center. Therefore, we say that the acceleration is centripetal. इसका मतलब ये हुआ that center towards. So this is just another way of specifying
the direction of acceleration. Centripetal acceleration is defining the direction of acceleration. Centripetal, towards the center. So when a particle moves along a circle, even with speed which is constant, it is still accelerated, because as you can see from the diagram, the direction of velocity is changing, and as you can see here, the magnitude of velocity does not change, but the direction of velocity changes. Since the direction changes, and we know that a vector is composed of magnitude and direction, right? Since we know that velocity is composed both of magnitude and direction, we get an acceleration. हाँ शौनक बोलो. तो आपने बोला कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए इनवर्ड्स टू मैंने द नहीं सेंटर. बोला ऐसा कुछ, मैंने बोला सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन लगेगा क्योंकि फोर्स. हाँ समझ गया. तो अगर कोई पार्टिकल, अब शौनक क्या बोल रहा है, व्हाट इज शौनक सेइंग, is asking about centripetal force, right? तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में, ये सब जो मैंने बताया ये सब काइनेमैटिक्स, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, then it is guaranteed that its acceleration is towards the center of the circle. Okay, it is guaranteed. And if there is an acceleration, there must be a force. So therefore, if you see a particle going round and round, there must be a force on the particle towards the center of the circle. This is what Newton realized. Okay? He said if the Earth as a planet is going round and round the sun, there must be a force on the Earth which is towards the sun, and that must be the gravitational force. So the centripetal force can be the gravitational force. It is for Earth going around the sun. आपने एक पत्थर बांधा रस्सी से और आपने उसको गोल गोल घुमाया, तो in this case the centripetal force is the tension in the string. Okay, we will see later on when we discuss circular motion that the centripetal force may be normal reaction, may be tension, may be gravitational force, may be spring force. जो फोर्सेस, जो 5 ऑब्जेक्ट मैंने बताए थे कि वो फोर्स जनरेट कर सकते हैं, all those 5 objects, all those 5 forces can be responsible also for the particle going round and round, and in this case that force will also be called, may also be called centripetal force, right? And that is why when we were discussing forces and I was asking types of forces, somebody said centripetal force. I said no, that is not a type of force, that is just telling me that the direction of force is towards the center. Okay? चलो भैया, अब मैं और नहीं पढ़ा रहा हूँ. एग्जाम अच्छे से देना भाई आप लोग. एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट. प्लीज गिव प्रॉपरली and I'll see you in the next class. ठीक है ना भाई? I don't know, मेरे को मालूम है, ये भी टाइम टेबल बनेगा तो पता चलेगा क्या है. ठीक है, चलो. आई एम सॉरी, आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ. हाँ, सेंट्रीफ्यूगल, ऑब्वियसली अर्थ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है. एनसीईआरटी सिद्धांत ओनली रट के वापस बोलना है वहाँ पे, और तो कुछ करना है. वही जो 10th में किया था आयुष, वही करना है ना, तो रटो जाओ. चलो ओके, ठीक है. I'll leave you guys. Best of luck for the